अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक केमिस्ट्री, चैप्टर इज सॉल्यूशंस। चैप्टर सॉल्यूशंस सेकंड हाफ। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो परसेंटेज कि परसेंटेज कंसंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो हमने कल फार्मूला अप्लाई किया था, उस फार्मूले में हमने कहा था कि जो परसेंटेज होगी, जैसे परसेंटेज रिव्यू इज़ अबाउट दैट परसेंटेज यूनिट कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सल्यूट। कि सल्यूट की परसेंटेज को हमने चेक करना है कि हमने देखना है कितनी सल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसलिए सॉल्वेंट की जो परसेंटेज होगी वो तो ओवरऑल ऐसे निकलेगी कि अगर हमें सल्यूट की परसेंटेज पता होगी तो हम कहेंगे कि 100 में से इसको माइनस करके जो परसेंटेज निकलेगी वो सॉल्वेंट की परसेंटेज होगी। लेकिन लिहाजा हमें जो पता होना चाहिए वो सल्यूट की परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन जो डिपेंड करेगी वो सल्यूट की परसेंटेज पर डिपेंड करेगी, वो कभी भी सॉल्वेंट की परसेंटेज पर डिपेंडेंस नहीं होगी। परसेंटेज में सबसे पहली परसेंटेज मैस ओवर मैस, मैस ओवर मैस परसेंटेज। मैस ओवर मैस परसेंटेज में हम डिस्कस करते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ grams of solute, it is the number of grams of solute present in 100 grams of solution। के 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में जितनी प्रेजेंट होगी हम उसको क्या कहेंगे, ये मैस ओवर मैस परसेंटेज है सल्यूट की। अकॉर्डिंग टू फार्मूला परसेंटेज मैस ओवर मैस, mass of solute, mass of solute over mass of solvent plus mass of solution into 100 कि mass of solvent mass of solution को ऐड करके हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। फॉर्मूला को शॉर्टन करते हैं, जैसे mass over mass percentage is equal to mass of solute over mass of solution into 100 कि हमने mass of solute को over mass of solution करके मल्टीप्लाई करना है 100 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ वाटर के सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है, तो फिर हम क्या करेंगे 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे। अब जब डिज़ोल्व करेंगे, अगर हम इसकी देखेंगे सल्यूट कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन और परसेंटेज कि अगर हमने सल्यूट कंसंट्रेशन देखनी है, सल्यूट परसेंट देखनी है, तो वो 10% सोल्यूशन होगा। हम कहेंगे इसकी परसेंटेज क्या है या इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 10%। 10% कंसंट्रेशन इसलिए होगी क्योंकि हमने जो सल्यूट ली है वो सिर्फ 10 ग्राम है। अगर सल्यूट ही सिर्फ 10 ग्राम है तो उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी तो सॉल्वेंट है, इसलिए अमाउंट ऑफ सल्यूट से ही हम कंसंट्रेशन डिनोट करते हैं। ये थी हमारी सबसे पहली परसेंटेज अबाउट मैस ओवर मैस। द नेक्स्ट इज परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। अब हम जो स्टडी करेंगे वो परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम कि मैस ओवर वॉल्यूम क्या परसेंटेज होगी। मैस ओवर वॉल्यूम में फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन it is
the number of grams of solute dissolved in, it is the number of grams of solute dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। कि अब हमने जो सल्यूट ली है वो ग्राम्स में ली है ताकि हम उसका मास पता कर सकें, और जो सॉल्वेंट लिया है वो हमने सेंटीमीटर क्यूब्स में लिया है ताकि हम उसका वॉल्यूम पता कर सकें। तो ये क्या होगी परसेंटेज फिर, मास फॉर सल्यूट एंड वॉल्यूम फॉर सॉल्वेंट, मास ओवर वॉल्यूम। mass of solute over volume of solution into 100 कि mass of solute किसके बराबर होगा, volume of solution into 100। कि ये volume of solution जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसके बराबर होगा इनटू 100। फॉर एग्जांपल 10% mass of volume sugar contains 10 gram of sugar and 100 centimeter cube of solvent। कि 10 ग्राम सोल्यूशन होगी, देन फिर परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम विल बी 10%। 10% इसलिए होगी क्योंकि मास ओवर जो वॉल्यूम हमने यूज़ किया है उसमें हमने 10 ग्राम जो सल्यूट ली है वो मास के लिहाज से ली है, लेकिन जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो हमने सेंटीमीटर के क्यूब के लिहाज से लिया। फिर हम अगर इसकी परसेंटेज करें बाय द फार्मूला, तो बाय द फार्मूला हमारी जो परसेंटेज निकलेगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम करते हैं मास ओवर वॉल्यूम। कि सबसे पहले हमने सल्यूट का मास 10 ओवर सोल्यूशन 100 इंटू 100 कैंसल आउट 10%। कि मास ओवर वॉल्यूम की जो परसेंटेज होगी वो 10% होगी। ये था हमारा सेकंड पॉइंट, मास ओवर वॉल्यूम। द नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास। परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास कि हमने परसेंटेज जो निकालनी है वो वॉल्यूम ऑफ मास निकालनी है। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सल्यूट dissolved in 100 gram of solvent। किट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है इन सेंटीमीटर क्यूब। कि अब हम सल्यूट जो लेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, और जो वॉल्यूम के लिहाज से और जो सॉल्वेंट लेंगे वो मास के लिहाज से 100 ग्राम लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नाउ वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट over mass of solution into 100। कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इंटू मास ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। कि हमने जब वॉल्यूम ओवर मास लिया है उसमें हमने सल्यूट वॉल्यूम में ली है। जस्ट इलेबोरेट इन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 10% वॉल्यूम of alcohol in 100 grams of solvent like water। कि like water होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जस्ट लाइक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम over 100 gram into 100
कैंसिल आउट, परसेंटेज वॉल्यूम और मास विल बी 10%, कि जितनी हमने अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड की है वॉल्यूम के लिहाज से उतनी ही हमारे पास उसकी परसेंटेज बनेगी। यानी ये 10% कंसंट्रेशन के साथ इसकी सल्यूट है, कि हम कह सकते हैं इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन इज़ अराउंड अबाउट 10%, कि ये 10% का सोल्यूशन है। ये हमारे पास थर्ड फॉर्म थी। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन it is the volume of the solute in centimeter cube dissolved in 100 centimeter cube of solvent। जैसे हमने मैस ओवर मैस की बात की थी कि हमने दोनों चीज़ों को मैस के लिहाज से लिया था, यानी सल्यूट भी ग्राम के लिहाज से और सॉल्वेंट भी ग्राम के लिहाज से। इसी तरह हम वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज में यही बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम में ही हमने सल्यूट लेनी है यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमने सोल्यूशन लेना है वो भी सॉल्वेंट लेना है वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, कि दोनों चीज़ें हमने सेंटीमीटर क्यूब में ही लेनी है। उनके लिए क्या होगा, फिर उनके वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला V ओवर V परसेंटेज, कि सल्यूट भी हम वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, कि वॉल्यूम में ही हम इसकी सल्यूट लेंगे और वॉल्यूम में ही हम इसका सोल्यूशन लेंगे। जो ही वॉल्यूम में हम इसकी सल्यूट और सोल्यूशन लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। जो ही हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये इसका अंदाज़ा होगा कि हमने दोनों चीज़ें वॉल्यूम में ली हैं और इसकी परसेंटेज भी वॉल्यूम में है। फॉर एग्जाम्पल 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज dissolved in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। क्या हुआ, अगर हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ली है उसको हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिज़ोल्व करेंगे तो अब हमारी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज होगी 30 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 100 के मैस ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा, और साथ जो परसेंटेज का 100 कैंसल आउट एंड द परसेंटेज विल बी 30, कि इस सॉल्यूशन में जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है ऑल्दो concentration of solute is 30%, कि इसमें जो कंसंट्रेशन होगी सल्यूट की वो 30% है। ये थी हमारी 4 परसेंटेज जिसमें हमने मैस ओवर मैस, मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर मैस एंड वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम स्टडी किया कि कंसंट्रेशन के लिहाज से सल्यूट कितनी मकदार में, कितनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है और हम एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। अगर हम इसकी जो परसेंटेज है सल्यूट की उसको इंक्रीज़ कर दें तो इंक्रीज़ करने से क्या होगा, उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करने से जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। अगर हम उसी परसेंटेज को डिक्रीज़ कर दें यानी कम अमाउंट में ले लें तो फिर क्या होगा, सोल्यूशन डिल्यूट फॉर्म में होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी। मोलैरिटी कि अब हमने लेबॉर्ट्री में 1 मोलर सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं। मोलैरिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन number of moles of solute dissolved in 1 decimeter cube of solution denoted by capital M, कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हमने 1 मोल डालने से हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन विल बी 1 मोलर। फॉर एग्जांपल अगर हमने
NaCl। अब इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम मोलर मास, सोडियम मोलर मास 22 प्लस 35.37, ये इसका मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद हम मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी के फॉर्मूले में हम क्या इसका डिस्क्राइब करेंगे कि मोलैरिटी जो होगी वो मोलैरिटी फॉर्मूला mass of solute over molar mass into volume of solution। कि मोलैरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता तो हमें फिर मोलर मास पता होना चाहिए। मास ऑफ सल्यूट पता होना, जैसे हमारे पास 58 ग्राम फॉर एग्जांपल सल्यूट है तो हमें मोलर मास पता होना चाहिए, जो हमने अभी डिनोट किए वाले हैं। मोलर मास कैसे निकल, हम इसके एटॉमिक मासेस के लिहाज से, एटॉमिक मासेस जैसे हमने सोडियम स्टडी किया 11/22 होता है इस तरह। तो जो अपर लिमिट में लिखा होगा जैसे क्लोरीन 70/35.37 कि जो ऊपर डिजिट लिखी होती है ये इसका एटॉमिक मास होता है, और नीचे वाली डिजिट जो होती है इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मासेस दोनों को ऐड करने से हम इसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो ही हमारे पास मोलर मास मौजूद होगा हम मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। मोलैरिटी क्या है, हम जब भी केमिकल लेबॉर्ट्रीज में कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हम मोलैरिटी के फॉर्मूले के थ्रू सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने 1 ग्राम बनाया है, 2 ग्राम बनाया है या 100 ग्राम बनाया है। हम कहेंगे हमने मोलर सोल्यूशन बनाया है, कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाया है। अब 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl कैसे बनाएंगे, 57.37 मोलर मास ऑफ NaCl dissolved in 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जब इसको ऐड करेंगे 57.37 ग्राम्स मोल्स एंड ग्राम्स ऑफ NaCl इन वाटर सोल्यूशन, तो ये हम कहेंगे ये 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ अ मोलर सोल्यूशन। ये तो हमने मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब एक रिपीटिशन दैट मोलैरिटी, मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए, और साथ ही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कि कितना वॉल्यूम हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। इन सब फार्मूले से हम क्या से निकाल सकते हैं उसकी मोलैरिटी। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन के हमने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। जो ही हम 1 मोलर सोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, 1 मोलर सोल्यूशन is prepared by dissolving 1 mole molar mass of solute, molar mass of solute in sufficient amount of water to make the total volume of solution, total volume of the solution in 1 decimeter cube in a measuring flask,
कि 1 मोलर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, कि हमने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया है डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट, कि हम 1 मोल सोल्यूट लेंगे। 1 मोल सोल्यूट हम कैसे लेंगे कि हम उसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। जितना उसका मोलर मास निकलेगा उसी मोलर मास के लिहाज से हम उतने ग्राम लेके 1 डेसीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बनाएंगे। 1 मोलर सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल अब हम 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। 1 मोलर सोल्यूशन, इफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड मोलर मास 22 for sodium plus 16 for oxygen and plus 1 23 plus 16 plus 1 will be equal to 23 plus 1 24 16 14 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास निकल गया। ये मोलर मास किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दोबारा सुन लें कि सोडियम का मोलर मास है 23, ऑक्सीजन का मोलर मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। सबको ऐड करेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 14 ग्राम पर मोल। नाउ dissolve 40 ग्राम per mole of NaOH in 1 decimeter cube of solvent। जब हम 40 ग्राम ऑफ NaOH जब लेंगे, हम मैयर करके इसको मैयरिंग में रख के उसको मैयर करके हम इसको पूरा 40 ग्राम लेंगे। नो पॉइंट इंक्रीजिंग एंड नो पॉइंट डिक्रीजिंग, कि कोई इसमें ना 41 लेंगे और ना ही 39 लेंगे। हम एग्जैक्ट मैयरिंग के साथ 40 ग्राम ऑफ NaOH लेके इसको जब 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे, जब 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व करने के बाद हम कहेंगे ये हमारा 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। ये था प्रिपरेशन फार्मूला एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, कि 1 मोलर सोल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं। इसी तरह जो इंक्रीजिंग और मोलैरिटी इंक्रीज़ करती है, इसके मतलब ये है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। अगर हम 2 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो 2 डेसीमीटर क्यूब में हम 80 ग्राम्स पर मोल लेंगे, कि इसकी मोलैरिटी की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ करती है, बाय इंक्रीजिंग मोलैरिटी। अगर हमने हाई कंसंट्रेशन लेनी है तो हम फिर मोलैरिटी भी उसको हाई करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन के मुताबिक क्या होगा कि अगर 1 मोलर सोल्यूशन इतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा जितना 2 मोलर सोल्यूशन होगा, जितना 2 मोलर सोल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि 2 मोलर सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी वो ज़्यादा होगी, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहते हैं, जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैसे कितना सोल्यूट हमने ऐड किया है, या नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, के सोल्यूट हमने कितना ऐड किया। जितना हम सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ही हमारी जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। ये था आपका टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी, अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। कोई चीज़ किसी सॉल्यूशन में हम कैसे सॉल्युबल कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्युबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। solubility according to definition it is the number of grams of solute dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature.
कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने क्या बनाना है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। डेफिनेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर आ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन की पहले बात की थी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है उसको ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है। यानी हम रूम टेम्परेचर पे, एक लेबॉर्ट्री में रूम टेम्परेचर पे कोई चीज़, कोई केमिकल या कोई सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, उस सोल्यूशन से क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आ गई है कि मज़ीद जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती। जब मज़ीद सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व हो सकती तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी क्या है, वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है जो डिज़ोल्व किए हैं हमने 100 ग्राम में, कि जो सॉल्वेंट है वो फिक्स्ड है लेकिन जो सॉल्यूट है वो फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास सॉल्यूट फिक्स्ड नहीं है। हमने 100 ग्राम में सॉल्यूट ऐड की, डिज़ोल्व की, फिर ऐड की, फिर डिज़ोल्व की, फिर ऐड की, फिर थोड़ी सी डिज़ोल्व हुई, फिर ऐड की, फिर डिज़ोल्व नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि उस टेम्परेचर पे मज़ीद डिज़ोल्विंग नहीं हो सकती। इसका मतलब ये होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है। अब वही हम सॉल्युबिलिटी इफेक्ट कर रही है कि सॉल्युबिलिटी यहाँ आके ये इस पॉइंट पे सॉल्युबिलिटी होती है कि वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है वो उस पॉइंट पे है जब वो मज़ीद सॉल्यूट नहीं हल कर सकता। अगर वो मज़ीद सॉल्यूट हल कर सकता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती थी, लेकिन इंक्रीज़ नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो उस पॉइंट तक है। फॉलोइंग आर सम फैक्टर्स affecting the solubility of solutes, कि कुछ जो फैक्टर हैं वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। किस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कि अगर हमने क्या किया है, जब डिज़ोल्व किया है तो इसमें क्या हुआ, एक पॉइंट जिसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होना था वो नहीं अटेन हुआ, यानी वो उस पॉइंट पे डिक्रीज़ कर गया है, उस पॉइंट को टर्मिनेट कर गया है, या उस पॉइंट से कोई भी उसकी मदाखलत हुई है कि ऐसा कोई फैक्टर इफेक्ट कर गया है, आया टेम्परेचर इफेक्ट कर गया है, या सॉल्यूट सॉल्वेंट इफेक्ट कर गया है कि हमारा सॉल्यूट नहीं थी ठीक, या हमारा सॉल्वेंट प्योर नहीं था, उसमें कोई मटीरियल था, या और भी कोई फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल प्रिंसिपल of solubility is like dissolves like। लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो सॉल्युबिलिटी का जनरल ये है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसमें हमारी जो बात पहले हम कर रहे थे, जब सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था, हमने क्या था, पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगी, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, लाइक को डिज़ोल्व करता है। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि हम सोडियम क्लोराइड को पेट्रोल में डिज़ोल्व करें, नहीं, सोडियम क्लोराइड एक पोलर सब्सटेंस है, हम उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व करें, नहीं, हम उसको ईथर में डिज़ोल्व करें, नहीं। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है, और पोलर सब्सटेंस होने के लिए वो उसका क्या मतलब होगा कि वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट हमारे पास जैसे कि वाटर है, और वो सिर्फ वाटर में ही डिज़ोल्व होगा। लाइक डिज़ोल्व लाइक के 3 आगे मज़ीद पॉइंट्स हैं, टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस, the ionic and polar substances are soluble in polar solvents। कि आयनिक और पोलर जो सब्सटेंसेस हैं वो सिर्फ सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि आयनिक और जो है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स होने की वजह में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स में आइंस पैदा होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और वाटर में भी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव प्रेजेंट है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी डिज़ोल्विंग इजीली हो सकती है क्योंकि वो एक दूसरे के अट्रैक्शन को तोड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव
H2O पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेंगे, HCl के साथ करेंगे अट्रैक्शन, और ये सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन करेंगी। ये क्या करेंगे, अपनी फोर्सेस को इतनी हाई करेंगे ताकि ये सोडियम क्लोराइड की अट्रैक्शन फोर्सेस को ओवरकम कर सकते हैं। जो ही वो ओवरकम करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। जैसे ही उनका बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूटेगा। इस तरह फिर क्या होगी, जैसे ही कोई बॉन्ड टूटेगा तो वो डिसॉल्विंग हो जाएगी कि हमें सोडियम क्लोराइड के जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो हमें डिसॉल्व होते हुए नज़र आएंगे कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जैसे कि बिल्कुल वाटर में इनविजिबल हो गए हैं, और कलर ऑफ द वाटर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। बिल्कुल मामूली सा चेंजिंग आई है। ये मामूली सी चेंजिंग किससे आई है कि इसमें हमने कुछ सॉल्यूट डिज़ोल्व की है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिज़ोल्व किया है। उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिज़ोल्विंग की वजह से ही ये क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट और एक पोलर सॉल्यूट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज non-polar substances are not soluble. Non-polar substances are not soluble in polar solvents. Non-polar covalent compounds are not soluble in water, such as ether, benzene and पेट्रोल। कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस में जो कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं मौजूद होता। उनके जो एंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। जब नॉन पोलर एंड्स होंगे तो वो सॉल्यूशन में जाके पोल्स फॉर्मेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो है आयनाइजेशन या ब्रेकडाउन इतनी ईजिली नहीं हो सकती। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगी वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लाइक हमारा सबसे पहला जो जनरल प्रिंसिपल था वो यही था कि लाइक डिसॉल्व करता है लाइक को। इसी तरह नॉन पोलर किसको डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को। द थर्ड पॉइंट इज नॉन पोलर covalent substances, non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents mostly organic solvents। कुछ ऐसे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्वेबल हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्वेबल होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज जस्ट लाइक क्रीज, पेंट्स, naphthalene are soluble in ether and कार्बन टेट्राक्लोराइड, कि वो ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे ग्रीस हो गया, पेंट, नेफ्थलीन, ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स होने की वजह से ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हमने कहा था कि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वही सिर्फ क्या होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन लिहाजा ये भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी नेचर नॉन पोलर है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स होने की वजह से हम इनको कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर इनमें सॉल्युबल हो सकते हैं। ये थे हमारे 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि लाइक डिसॉल्व करता है लाइक को।
General principle was the first point. Then solute solvent interaction. सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि सल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, यानी अपनी अट्रैक्शन को उसने सॉल्वेंट की तरफ डिजॉल्व करेगा। अगर वो सॉल्वेंट की तरफ अपनी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा तो इसका मतलब होगा कि डिजॉल्विंग नहीं हुई, सॉल्युबिलिटी नहीं अकर हुई। क्योंकि जैसे हमने पहले बात की है, सोडियम क्लोराइड ने जब वाटर में डिजॉल्व करना है तो ऑक्सीजन ने अपनी अट्रैक्शन सोडियम की तरफ दिखानी है और हाइड्रोजन ने अपनी अट्रैक्शन क्लोरीन की तरफ दिखानी है। अगर ये अट्रैक्शन ना हो, सल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ना हो, तो डिजॉल्विंग और सॉल्युबिलिटी नहीं होती। लिहाजा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ने क्या करना है, डिजॉल्व होना है। इसी तरह नॉन पोलर सब्सटेंसेस ने भी क्या करना है, डिजॉल्विंग करनी है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस अपने अलहदा पोल्स क्रिएट करेंगे, वो अपने अलहदा सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके डिजॉल्विंग या सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। The third point and the last point is temperature. टेम्परेचर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे। क्योंकि हमने जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड कंपाउंड की बात की थी, हमने कहा था कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि मज़ीद सल्यूट नहीं ऐड हो सकती। जो ही मज़ीद सल्यूट नहीं ऐड होगी तो वो क्या होगा, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर हमने मज़ीद सल्यूट ऐड करवानी है तो फिर हम जो टेम्परेचर मौजूद है उसको हाई करेंगे। जो ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयनाइज होंगे। टेम्परेचर हाई करने से वो क्या करेंगे, हीट अब्जॉर्ब करेंगे। हीट अब्जॉर्ब करने से उनके अंदर वाइब्रेशनल मोशंस पैदा होंगे। वाइब्रेशनल मोशंस जो ही पैदा होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। जो ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे तो वो जल्दी से डिसॉल्विंग के प्रोसेस में यानी सॉल्युबिलिटी की तरफ आएंगे। क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी से वो हाईली अट्रैक्शन करेंगे। जब वो हाईली अट्रैक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। कि सॉल्युबिलिटी का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है टेम्परेचर के साथ, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी लिमिटेड अमाउंट तक ही रहेगी। यानी मज़ीद सॉल्युबिलिटी एक पॉइंट से हद कर वो सॉल्युबिलिटी नहीं शो कर सकेगा। इसलिए जो ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। ये था हमारा टॉपिक अबाउट सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी या सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, क्या सॉल्युबिलिटी का और सल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन किन लिहाज से होता है। जैसे हमने सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हमने सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में पढ़ा, अब हम इसको डिटेल स्टडी के साथ करेंगे कि कैसे बॉन्डिंग होती है और कैसे सल्यूट की और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन पाई जाती है। क्रिएशन ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, creation of attraction forces between solute and solvent, कि हमने अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट करनी है सल्यूट और सॉल्वेंट में टू डिजॉल्व द सल्यूट इन द सॉल्वेंट, कि जो ही हम अट्रैक्शन को क्रिएट करेंगे फिर जाकर डिज़ोल्विंग द प्रोसेस कैरिड आउट होगा, कि सॉल्युबिलिटी कैरिड आउट होगी। लेकिन अगर हम ये अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं क्रिएट करते तो फिर थोड़ी सी जो सल्यूट है बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में वही सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस कैरिड आउट करेगी और डिज़ोल्विंग के बाद क्या होगा, बाकी सारी सल्यूट एट द बॉटम ऑफ द बीकर सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन हम उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट करेंगे। The following events took place through attraction, कि अट्रैक्शन की वजह से ये फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज सल्यूट पार्टिकल्स solute particles must separate from each other
Second point is solvent particles must separate to provide space, for solute particles. The third one is solute and solvent must attract and mix up. The 3 points are that कि सल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे को सेपरेट हो जाएं, यानी जब पार्टिकल जो सारे अटैच्ड हैं वो एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे हो जाएं, ताकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स उनके अंदर सेपरेट होकर स्पेसिस बनाएं सल्यूट पार्टिकल्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने बीकर में सल्यूट ऐड की है तो सल्यूट क्या हो, एक दूसरे को रिपेल करके दूर दूर डिस्टेंस पे मौजूद हो जाए। इसी तरह सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी एक दूसरे को रिपेल करें ताकि वो स्पेस क्रिएट करें, ताकि सल्यूट पार्टिकल्स उनके सेंटर में आके एग्जिस्ट करें। जो ही वो इनके सेंटर में आके एग्जिस्ट करेंगे तो उसको सराउंड हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल सारे के साथ, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सल्यूट मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे। जो ही वो सराउंड कर लेंगे वो अपनी अट्रैक्शन फोर्सेस इंडिपेंड करेंगे उस पर। जब वो अपनी इंट्रैक्शन फोर्सेस वहाँ एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो सल्यूट मौजूद थी उसके अंदर ब्रेकेज होगी, यानी उसमें जो पॉजिटिव आयंस थे और नेगेटिव आयंस थे वो सेपरेट होंगे। जैसे ही पॉजिटिव आयन सेपरेट होगा, नेगेटिव आयंस ऑफ सॉल्वेंट उसको घेरे में लेंगे, उसको सराउंड करने के बाद क्या होगा, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जब नेगेटिव आयन ऑफ द सल्यूट सेपरेट होगा तो उसको पॉजिटिव आयन ऑफ द सॉल्वेंट सराउंड करने के बाद डिसॉल्व करेंगे। इस तरह सॉल्युबिलिटी अकर होती है, इस तरह सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस पैदा होती हैं और सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना कैरिड आउट होता है। नेक्स्ट इन द The attractions are of 3 types। क्या अट्रैक्शंस 3 किस्म की होती हैं? सल्यूट अट्रैक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन। कि सल्यूट अट्रैक्शन होती है, सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन होती है एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन होती है। बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब हम इसकी एग्जांपल से एक डिटेल स्टडी करेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं उनमें सॉल्युबिलिटी कैसे होती है और अट्रैक्शंस कैसे पैदा होती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है NaCl एंड वाटर, कि ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है ये सारे क्या हैं। इसी तरह वाटर नेगेटिव पॉजिटिव ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे सोडियम क्लोराइड को। जब हम बीकर में ऐड करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अप्रोच करेंगे। जो ही ये मॉलिक्यूल्स सेपरेट होंगे, यानी इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव,
जब ये सोडियम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स इनको सराउंड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। फिर पॉजिटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्ज। फिर वो अपनी सारी अट्रैक्शंस इस पे अप्लाई करेंगे। जो ही वो अपनी सारी अट्रैक्शंस इस पे अप्लाई करेंगे तो अट्रैक्शंस की अप्लाई की वजह से ये डिज़ोल्व होगा। इस तरह फिर इसकी डिज़ोल्विंग होगी। यहाँ जो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ही सारी डिज़ोल्विंग होगी। डिज़ोल्विंग कैसे अमल में आएगी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है मौजूद। जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम क्लोराइड डिस्कस किया कि ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और वाटर मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर में हमने पॉजिटिव नेगेटिव स्टडी किया। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सब पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द आइंस के पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से हम एग्जिस्ट करते हैं कि अगर वाटर मॉलिक्यूल जो मौजूद हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे। जो ही वो इसको अप्रोच करेंगे तो वो अपनी अपनी अट्रैक्शन इस पर इम्प्यूज़ करेंगे। अट्रैक्शन से क्या होगा, जो सल्यूट इंट्रैक्शन है वो सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में चली जाएगी और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अपीयर होकर क्या सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्रिएट करेगी। जैसे ही वो सारी क्रिएशंस होंगी ये दो फिनोमेना अकर करेंगे। क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जब अलहदा हुआ, एक मॉलिक्यूल जो अलहदा होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाएंगे। फिर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पर अपना चार्ज इम्पोज करेंगे, वो अपनी अट्रैक्शन इम्पोज करेंगे। जब वो अपनी अट्रैक्शन इम्पोज करेंगे फिर पॉजिटिव चार्ज ऑफ सोडियम क्लोराइड और नेगेटिव यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जब अलहदा होंगे, NaCl के स्ट्रक्चर में तो कंबाइंड फॉर्म है कि सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना के फिक्स्ड पोजीशन पे मौजूद है। जो ही वाटर वो उनकी फोर्सेस पे ओवरकम करेगा, उनकी फोर्सेस पे ओवरकम करने के बाद क्या होगा, वो उनकी फोर्सेस को ख़त्म करके जब वो सोडियम को अलहदा आयन बनाएगा और क्लोरीन को अलहदा आयन बनाएगा, फिर क्या करेंगे, सोडियम आयन जो होंगे वो ऑक्सीजन आयन से सराउंड कर लेंगे। ऑक्सीजन आयन गैदर अप करके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव आयन को सराउंड किया है नेगेटिव आयन ने। इसी तरह नेगेटिव क्लोरीन आयंस को सराउंड करेंगे हाइड्रोजन आयन से ताकि इनकी डिज़ोल्विंग करें। फिर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी अकर करेगी। नेक्स्ट विल बी solubility and the creation of a solute solvent attraction। कि ये थी एग्जांपल ऑफ अ solute solvent attraction, किस तरह वो डाइपोल्स बनाएंगे। अब क्या होगा, हमने देखा कि पॉजिटिव लैदा साइड पे है और नेगेटिव लैदा साइड पे है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पोल्स उन्होंने लैदा बना ली है और नेगेटिव पोल्स अलहदा बना ली है। ये पोल्स की फॉर्मेशन होती है पोलर सॉल्वेंट्स में, और पोलर कंपाउंड्स क्या करते हैं, पोल्स बना लेते हैं। यानी सोडियम एक साइड पे गैदर आउट हो जाएगा, क्लोरीन एक साइड पे गैदर अप हो जाएगा। फिर उनको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे सराउंड करेंगे, हाइड्रोजन एक साइड पे गैदर अप होगा और ऑक्सीजन एक साइड पे। ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से वो सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव है इसलिए वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा। पोल्स की फॉर्मेशन के बाद क्या करेंगे, वो इसको डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे क्योंकि सल्यूट लेस अमाउंट में मौजूद है। अगर ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो जाती है फिर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जितना डिज़ोल्व कर सकेंगे उतनी वो डिज़ोल्विंग कर लेंगे। यानी जितने वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, ऑक्सीजन आयंस मौजूद होंगे, वो जितने सोडियम आयंस को अट्रैक्ट करेगा उतनी डिज़ोल्विंग हो जाएगी। जितने हाइड्रोजन आयंस, जितनी क्लोरीन आयंस को अट्रैक्ट करेंगे उतनी सॉल्युबिलिटी अकर करेगी। लेकिन रेस्ट ऑफ द सल्यूट क्या होगी, वो सेटल डाउन होगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर, के बॉटम ऑफ द बीकर में वो सेटल डाउन हो जाएगी। ये थी इंट्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट कि किस तरह वो पोल्स फॉर्मेट करते हैं और किस तरह सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना करते हैं और सॉल्युबिलिटी कैरी आउट करते हैं।
एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम सॉल्युबिलिटी में हमने जो लास्ट 2 पॉइंट्स थे वो स्टडी किए कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो हमने अभी कंप्लीट एलैबोरेशन से स्टडी की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम कहते हैं सॉल्वेंट टेम्परेचर हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। हम यही पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है जनरली, और बेसिकली हम यही स्टडी करते हैं। जनरली टेम्परेचर इफ इंक्रीज्ड सॉल्युबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड। कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, लेकिन कुछ हद तक ये बेहतर है, कुछ हद तक ये समझा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि उनमें ये फिनोमेना नहीं अकर करता कि सॉल्युबिलिटी को हम कहते हैं टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड इंक्रीज़ करता है विद टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है उसकी टेम्परेचर के लिहाज से। लेकिन कुछ ऐसे मज़ीद सब्सटेंसेस हैं वो टेम्परेचर उनके पे कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, यानी वो किसी हद तक भी जाकर अगर उनको टेम्परेचर दे दें, एलिवेटेड टेम्परेचर देने के बावजूद भी वो सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना नहीं कैरी आउट करते। अगर वो सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना ही नहीं कैरी आउट करते तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर कुछ हद तक ये जनरली रूल माना जाता है, लेकिन कुछ हद तक ये रूल नहीं माना जाता। पॉइंट कैसे? व्हेन एवर अ सॉल्ट is dissolved in solvent, the solution formed will have three possibilities. According to टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज में इनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ पाई जा सकती हैं। वो 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं? कि हीट जो है टेम्परेचर के लिहाज से विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की इफेक्ट और उसके रेफरेंस से हम 3 पॉसिबिलिटी स्टडी करते हैं। हीट अब्जॉर्ब्ड, heat evolved and no change in heat। कहते हैं हम 3 पॉसिबिलिटी देखते हैं जब हम कभी सॉल्यूशन बनाते हैं कि एक में हीट अब्जॉर्ब होती है, एक में हीट इवॉल्व होती है, एक में हीट का कोई ताल्लुक नहीं होता, कि कोई चेंज नहीं होता। अगर हम सॉल्यूशन को टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर देने से क्या होगा? वो हीट, कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे वो क्या करेंगे, वो हीट अब्जॉर्ब करके सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना शो कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, जो ही अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज इन काइनेटिक क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी उनके अंदर इंट्रैक्शन को। और अट्रैक्शन जो सॉल्यूट अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर होंगी तो फिर सॉल्वेंट क्या होगा, उसकी अट्रैक्शन वीकर हो जाएंगी। अगर सॉल्वेंट की अट्रैक्शन वीकर हो जाएंगी तो इससे ये हम अंदाज़ा लगाएंगे कि सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि सॉल्वेंट ओवरकम नहीं कर सकता हायर सॉल्यूट इंट्रैक्शंस को। इसी तरह अगर हीट इवॉल्व हो, कि अगर हम टेम्परेचर देते हैं सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, उसकी मेन रीज़न ये है कि वो क्या होगा, वो ऐसा सॉल्ट होगा वो अपनी हीट बाहर देगा। यानी क्या होगा, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी वो रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी खुद एमिट करेगा। जब वो खुद एनर्जी एमिट करेगा तो टेम्परेचर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड वन इज़ नो चेंज इन हीट, कि हीट का चेंज होने से कोई ताल्लुक नहीं आया, हम उनको टेम्परेचर दें या न दें, जितनी सॉल्युबिलिटी होनी थी उतनी सॉल्युबिलिटी अकर कर गई। लेकिन जो मज़ीद सॉल्युबिलिटी हम नहीं कर सकते, मज़ीद सॉल्यूट को हम सॉल्युबल नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट ही कोई नहीं उन पर। टेम्परेचर जितना मर्जी आप एलिवेटेड कर लें कोई चेंज नहीं होना, ना उन्होंने हीट अब्जॉर्ब करनी है ना उन्होंने हीट इवॉल्व करनी है। अब टर्न बाय टर्न इनकी मज़ीद एलैबोरेशन में जाते हैं।
heat is absorbed when salts like KNO3, KCl are added in water. The test tube becomes cooled. It means dissolution of these salts heat is absorbed. Dissolution of these salts heat is absorbed. Such dissolving process is called एंडोथर्मिक। कि ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक का नाम देंगे। अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास सॉल्यूट मौजूद है प्लस सॉल्वेंट मौजूद है, अगर हम हीट देंगे तो फिर सॉल्यूशन फॉर्म होगा। कि व्हेन सॉल्ट्स लाइक KNO3, KCl आर एडेड इन वाटर द टेस्ट ट्यूब्स बिकम कोल्ड। कि जब हम ऐसे सॉल्ट्स को वाटर में ऐड करते हैं, टेस्ट ट्यूब एक अपैरेटस है कि लेबॉर्ट्री का, इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं और सॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। जब हम KNO3 या KCl, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, वो जो टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड हो जाएगी। टेस्ट ट्यूब क्यों कोल्ड हो जाएगी, कि सारी की सारी हीट जो मौजूद थी वो इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली। जब वो सॉल्ट सारी हीट अब्जॉर्ब करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि जैसे ही हम टेम्परेचर का इंक्रीज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वो मज़ीद हीट को अब्जॉर्ब करती जाएगी और डिज़ॉल्व होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि हीट जो है वो रिक्वायर है ताकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर सकें जो सॉल्यूट में मौजूद है। जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ आयन ऑफ सॉल्यूट ब्रेक कर देंगी, यानी जब आयंस ऑफ द सॉल्यूट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हैं वो ब्रेक कर देंगी, तो इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। कि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो ही वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और हाई काइनेटिक एनर्जी वजह से वो क्या करेंगे, अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करेंगे। जो ही उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक करेंगे तो जो वाटर में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगे, वाटर आयंस क्या करेंगे, उनको अपनी अट्रैक्शन में लेंगे। जब वो अपनी अट्रैक्शन में लेंगे तो फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन शुरू होंगी और जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस पैदा होती हैं सॉल्युबिलिटी अकर करती है। ये तो फिनोमेना जो हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन बहुत नेसेसरी है फॉर द फिनोमेना ऑफ सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हमें सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन लाजमी है। इसी तरह जब वो ओवरकम करेंगी हीट अब्जॉर्ब करने की वजह से, तो फिर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा और हमें टेस्ट ट्यूब जो है ठंडी महसूस होगी। इसका मतलब है एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स एंटरिंग एंड थर्मिक हीट। कि एंडोथर्मिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एंटर करती है इनटू द सब्सटेंस। कि सब्सटेंस क्या करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है सारी की सारी हीट जो मौजूद होती है सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग मीन्स टू एनवायरनमेंट में जो हीट मौजूद होगी, जस्ट लाइक अगर हम रूम टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो रूम में मौजूद जो हीट होगी उसको वो अब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी हीट वो अब्जॉर्ब उसको मिलेगी वो उतनी अब्जॉर्ब करके अपना रिएक्शन कैरी आउट करेगा। इट मीन्स दैट इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज heat is given out. When salts like LiSO4, Li2SO4, Ce2SO4, lithium sulfate and cesium sulfate are dissolved in water, the test tube, when are dissolved in water, the test tube becomes cold. The test tube becomes warm.
the test tube becomes warm. Heat is released ड्यूरिंग डिसोल्यूशन के हीट रिलीज हुई है कब? ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। क्या हमारे पास फिनोमेना सॉल्वेंट प्लस सल्यूट रिएक्शन सॉल्यूशन प्लस हीट कि जब हम सॉल्ट्स लाइक हीट गिवन आउट कि हीट बाहर जाएगी, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अपनी हीट को रेडिएट करेंगे, वो एग्जिबिट करेंगे, रेडिएट करेंगे कि हमने ये क्या किया, इनको अब्जॉर्ब नहीं करना, हमने इनको अमिट करना है, वो रेडिएशन अमिट करेंगे। जैसे हमने सॉल्ट्स बात की लिथियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट। जब हम लिथियम सल्फेट सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में वाटर में ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे? वाटर में ऐड होते सारी वो अपनी जो हीट मौजूद है उनमें, जो हीट अब्जॉर्ब की हुई थी उन्होंने, उसको एमिट करेंगे। जो ही वो एमिट करेंगे तो फिर क्या होगा? वो डिसोल्यूशन जो है उसमें टेस्ट ट्यूब फॉर्म हो जाएगी और डिसोल्यूशन का जो होगा वो एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाएगा कि हीट इज़ एग्जिटेड। जब हीट एग्जिट होगी यानी वो टेस्ट ट्यूब में सराउंडिंग में चली जाएगी। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया कि सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब होकर टेस्ट ट्यूब में एंटर कर रही है, लेकिन यहाँ क्या होगा? टेस्ट ट्यूब से निकल कर वो सराउंडिंग्स को एंटर कर रही है। इसमें क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम उसको मज़ीद हीट देंगे तो फिर हीट क्या करेगा? अब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट करेगा, कि यानी अब्जॉर्ब करता तो जाएगा लेकिन साथ साथ रेडिएट भी करता जाएगा। ये इस सॉल्ट की नेचर है कि इसने एमिट करनी है सारी की सारी हीट, इसने हीट अब्जॉर्ब नहीं करनी। इस केस में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी सल्यूट पार्टिकल्स की बहुत वीक होंगी, लेकिन जो सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होंगी वो तो हायर होंगी, क्योंकि अगर सल्यूट की इंट्रैक्शन वीक होगी इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी बहुत जल्दी अकर करेगी। जितनी जल्दी सॉल्युबिलिटी अकर करेगी उतनी जल्दी सोल्यूशन फॉर्म होगा। अगर सोल्यूशन जल्दी फॉर्म होगा इसका मतलब हमें टेम्परेचर एक्सटर्नली नहीं देना पड़ेगा। जब हम इसको एक्सटर्नली टेम्परेचर देते हैं वो अब मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करने के बाद वो सारी फोर्स है आउट टू द टेस्ट ट्यूब एमिट कर देते हैं। जो ही वो टेस्ट ट्यूब में एमिट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? सल्यूट की जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक हो जाएगी। वीक होने की वजह से क्या होगा? सॉल्वेंट इसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने से सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी और एक रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। जो ही रिलीज ऑफ एनर्जी होगी हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे कि इसमें हीट क्या है वो गिवन आउट हो गई है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज नो चेंज इन हीट। नो चेंज इन हीट when salt like NaCl is added to water, the temperature of solution remains constant। कि जो ही सॉल्ट जैसे NaCl जो ही हम इसको वाटर में ऐड करेंगे जो टेम्परेचर होगा सोल्यूशन का वो रिमेन करेगा कांस्टेंट, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ऐसा कंपाउंड है जिसने कोई हीट ना अब्जॉर्ब करनी है और ना ही एमिट करनी है। जब एक सब्सटेंस ना हीट अब्जॉर्ब करता है और ना ही एमिट करता है तो इस पर क्या होगा? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होगा और लिहाजा बहुत कम इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। जो ही हम ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे सॉल्ट्स को हम हीट अप करेंगे तो हीट अप करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी वो क्या करेंगे? अपनी अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक करेंगे। जो ही वो अट्रैक्शन फोर्सेस ब्रेक अप होंगी सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्सेस सल्यूट को इंटरेक्ट करेंगी, फिर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस पैदा होंगी और जैसे ही सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस पैदा होती है आपको पता है सॉल्युबिलिटी अकर करती है यानी सॉल्यूशन फॉर्म होता है। टेम्परेचर हैज़ minimum effect on solubility।
कि सॉल्युबिलिटी पे बहुत थोड़ा टेम्परेचर का इफेक्ट है। जैसे अभी हमने बात की कि टेम्परेचर का इफेक्ट किस लिहाज से कि वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, और ये था फिनोमेना जिसमें कोई चेंज ऑफ हीट नहीं अकर करती, ना टेस्ट ट्यूब वार्म होगी और ना ही टेस्ट ट्यूब हीट अप होगी। इससे क्या होगा कि हीट का कोई असर नहीं हुआ। NaCl वह सॉल्ट है जिस पे हीट का कोई असर नहीं होता। ये था हमारा टॉपिक अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने सॉल्युबिलिटी स्टडी करने के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्यूट सॉल्वेंट एलेबोरेशन के साथ स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स का कंपैरिजन। कंपैरिजन में सॉल्यूशंस आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होने के बाद सिंपल काइंड कि ये सिंपल होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास कोलाइड्स। कोलाइड्स आर such solutions which have larger particles of solute, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े होने के बाद क्या है, वो लार्ज इनफ होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। लेकिन हम उनको कह सकते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होते, डजंट डिज़ोल्व, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि उनकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है टंडल इफेक्ट। टंडल इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टंडल इफेक्ट, पार्टिकल्स ऑफ द collide, particles of collides are big enough to scatter the beam of light, or large enough to scatter the beam of light, is called टंडल इफेक्ट। कि टंडल इफेक्ट क्या है? टंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइड्स ही शो करते हैं। कोलाइड्स इसलिए शो करते हैं कि ये पार्टिकल्स होते हैं लार्ज साइज़ के, और लार्ज साइज़ पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनमें से रे ऑफ लाइट जब गुजरती है, रेट ऑफ लाइट जो ही इनमें से पास होगी, तो पास आउट होने के बाद ये क्या करेगा, उसको सिंगल बीम में नहीं रहने देगा, ये उसको डिफरेंट कलर्स में स्कैटर करेगा। जो ही ये डिफरेंट कलर्स में स्कैटर करेगा तो ये क्या करेगा, इससे हमें शो होगा कि ये टंडल इफेक्ट है। टंडल इफेक्ट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, कि इस प्रॉपर्टी से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कोलाइड्स में पाई जाती हैं। अगर हमने अगर सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों मौजूद हैं अलग-अलग बीकर में, अगर हमने दोनों को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा कोलाइड है कौन सा सॉल्यूशन है, फिर हम टंडल इफेक्ट हमें शो करेगा कि आया जिसमें से रे ऑफ लाइट स्कैटर हो। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू डायग्राम, कि ये दो सॉल्यूशंस मौजूद हैं। दोनों सॉल्यूशन में हम इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन नो स्कैटरिंग, कि लाइट की जो रेज हैं वो स्कैटर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ ये कोलाइड्स है, स्कैटरिंग अकर्ड, कि बीम ऑफ लाइट को उसने स्कैटर किया, बखेर कर दिया है। इसी बखेरने की वजह से या स्कैटरिंग की वजह से हम क्या कहेंगे, ये कोलाइड्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट कोलाइड्स आर एग्जाम्पल्स में कोलाइड्स, स्टार्च, एल्बुमिन, सोप, ब्लड, मिल्क,
एंड जेली। ये वो चीज़ें हैं जो कोलाइड्स हैं, जो क्या करेंगे, जिनमें पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और पार्टिकल्स के साइज ज़्यादा होने के लिए इनके साथ यूनिक प्रॉपर्टीज़ की है डिस्टिंग्विशिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशंस। सस्पेंशंस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अनडिजॉल्व पार्टिकल्स, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स, पार्टिकल्स big enough to be seen through naked eye, कि पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम अपनी इंसानी आँख से भी उसको देख सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे चॉक इन वाटर, अगर हम चॉक को वाटर में मिक्स करें तो हमें उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे, एक मिल्की वे बनेगा। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम कोई भी सिरप लेके आए, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सिरप है। जब हम सिरप लेके आते हैं जो हमने घर में खुद तैयार करना होता है, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो क्या कहता है, आपने बॉइल्ड वाटर लेके इसमें डालना है। बॉइल्ड वाटर डालने से पहले जब आप सिरप को देखेंगे उसमें जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो केमिकल मौजूद होता है, वो उसके पार्टिकल्स हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। और उस सिरप के ऊपर भी लिखा होगा कि सस्पेंशन पार्टिकल्स है, कि वो एक सस्पेंशन है। उस पार्टिकल्स को वो क्या होगा, जो हमें नेकेड आई से नज़र आते हैं, वो सस्पेंशन पार्टिकल्स होंगे। लिहाजा जब वो डिज़ोल्व होंगे वो एक मिल्की वे बनाएंगे, कि हमें ऐसे लगेगा जैसे कि एक दूध को बना है। इसी तरह हम क्या कहेंगे कि उन पार्टिकल्स को सस्पेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन, सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, कि हमने सॉल्यूशंस, कोलाइड एंड सस्पेंशंस तीनों का हमने कंपैरिजन स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स exist in their simplest form. Diameter is 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, के सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उनका जो डायमीटर है वो 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर कोलाइड पार्टिकल्स आर लार्ज consisting of atoms, ions and molecules, के कोलाइड्स के पार्टिकल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज किसके रिस्पेक्ट से, किसके रेफरेंस से, सॉल्यूशंस के रेफरेंस से। द पार्टिकल्स आर द मोस्ट लार्जेस्ट, पार्टिकल्स आर लार्जेस्ट साइज, diameter is 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, कि अब 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, माइनस की वैल्यू जो है वो कम की ज़्यादा होती है। अगर हम 10⁻⁻8 की बात करें तो ये -5 से छोटा है, क्योंकि जो इंटीजर्स में हम पॉजिटिव वैल्यू जो है 1 to 5 जो इंक्रीज़ करती है, लेकिन इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यू में क्या करती है, जो ही हम नीचे 1 2 की तरफ यानी 8 से 7 6 की तरफ आएँ तो वो इंक्रीज़ करती जाती है। इसी तरह जो 8 है वो डिक्रीज़ करेगा। सेकंड पॉइंट इज पार्टिकल्स dissolve uniformly throughout, particles will dissolve uniformly throughout and form homogeneous mixture,
कि सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो एक ही कंसंट्रेशन, एक ही कंपोजिशन के साथ क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। जब वो एक ही कंपोजिशन या एक ही कंसंट्रेशन से डिज़ोल्व करेंगे तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे हम कहते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स के साथ। कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इज हेट्रोजीनियस। कि कोलाइड पार्टिकल्स अपीयर करते हैं होमोजीनियस बनने के लिए, लेकिन वो हेट्रोजीनियस हैं। नॉन ट्रू सॉल्यूशंस कि वो नॉन ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पार्टिकल्स की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे, लेकिन इनमें पार्टिकल्स की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती। पार्टिकल्स कुछ लिहाज में सेटल डाउन भी कर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हम सारे के सारे अगर डिज़ोल्व हो जाएं तो हम कहते हैं ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अगर सारे के सारे डिज़ोल्व ना हो तो फिर हम इसको कहेंगे ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। Next is particles. Suspension particles remain undissolved, form a heterogeneous mixture. Particles सेटल डाउन। कि सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिज़ोल्व रहेंगे और वो सेटल डाउन ही रहेंगे। पार्टिकल्स सस्पेंशन में ज़्यादातर डिज़ोल्व नहीं होते, लिहाजा जब भी हम इसको यूज़ करते हैं वो शेक करके यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैंने एक सिरप की एग्जांपल दी कि सिरप को हम जब भी यूज़ करेंगे वो शेक करके यूज़ करेंगे। लिहाजा शेक करके यूज़ करने से क्या होगा कि उनमें जो है मिक्सचर जो है वो सेटल डाउन जो होंगे वो भी मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल that they can't are so small that they can't be seen with naked eye। कि पार्टिकल्स इस कदर छोटे हैं कि वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। कि इस कदर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, क्योंकि उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन की वजह से उनके पार्टिकल जैसे हमने रेंज किया कि उनका डायमीटर ही 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब है। वो इस कदर बारीक है कि हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते। कोलाइड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ but can't be seen through naked eye। कि लेकिन वो अपनी इंसानी आँख से हम पार्टिकल जो है कोलाइड के वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट। इसलिए बीम ऑफ लाइट स्कैटर करने के लिए उनके पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। लिहाजा पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होने से हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो कैनॉट भी फिर भी आँखों से नहीं देख सकते। Suspension particles are big in size, are big sized and can be seen through naked eye। कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो इस कदर बड़े हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। क्योंकि जो हमने एग्जांपल अभी सिरप की ली उसमें हमने यही डिस्कस किया है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो सिर्फ सॉल्यूशन और कोलाइड पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ये थे फर्स्ट 3 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सॉल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास फोर्थ, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन easily pass
थ्रू फिल्टर पेपर कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो इजीली पास करेंगे थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर है जो लेबॉरेटरी में हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। उसमें क्या होता है, अगर जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किए है, अगर उसमें कोई भी गंद या कोई ऐसी चीज़ चली गई है जो हमें नहीं ज़रूरत उसकी, तो फिर हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर आउट कर देते हैं। जो ही हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर आउट करते हैं तो जो फ़िल्टर पेपर का जो ऐसी चीज़ है वो पास आउट नहीं कर सकती, क्योंकि फ़िल्टर पेपर पर बहुत छोटे और बारीक पोर्स होते हैं। उन पोर्स में से सिर्फ वही पार्टिकल गुजर सकते हैं जिनका डायामीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। लिहाजा सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का डायामीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से फ़िल्टर पेपर से पास आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट, कोलाइड आल्सो particles are big but they can pass through filter paper। कहता है कोलाइड पार्टिकल्स बड़े हैं लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, उनकी रेगुलर शेप की वजह से वो क्या है, फिल्टर पेपर से पास आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट, सस्पेंशन सॉल्यूट पार्टिकल्स cannot pass through filter paper कि सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं वो पास नहीं कर सकते फ़िल्टर पेपर से। यूँ ही वो फ़िल्टर पेपर से नहीं पास कर सकते क्योंकि वो तो हम नेकेड आई से उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। जैसे ही हम उनको नेकेड आई से देख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़िल्टर पेपर में मौजूद जो स्मॉल पोर्स मौजूद हैं उनसे ये पास नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डायामीटर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है और इनका डायामीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं और फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं हो सकते। द लास्ट पॉइंट इज particles are so small that they cannot scatter the rays of light कि पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल है। स्मॉल होने की वजह से वो रे ऑफ लाइट स्कैटर नहीं कर सकते। जहीं वो रे ऑफ लाइट स्कैटर नहीं कर सकते हैं, डू नॉट शो टंडल इफेक्ट कि इसी लिहाज से वो क्या है, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टिकल्स का साइज़ ही काफ़ी स्मॉल है। नेक्स्ट, कोलाइड पार्टिकल्स scatter the path of light rays, the emitting the beam of light के पार्टिकल्स इस कदर बड़े नहीं हैं, इनके पार्टिकल साइज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है कोलाइड्स की जो हमने अभी स्टडी की कि शो टिंडल इफेक्ट, कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ रेज में। नेक्स्ट, सस्पेंशन पार्टिकल्स आर सो बिग, particles are so big that light is blocked and difficult to pass कि पार्टिकल्स इस कदर बड़े हैं लेकिन उनमें डिफ़िकल्टी होती है पास आउट करने के लिए। इसी डिफ़िकल्टी की वजह से क्या है, सस्पेंशन से लाइट पास नहीं कर सकती एंड डू नॉट शो टंडल इफेक्ट। इसी लिहाज से वो टंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते कि ये सिर्फ टंडल इफेक्ट की यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ कोलाइड्स में ही मौजूद है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन टंडल इफेक्ट नहीं शो कर सकते। ये था हमारा टॉपिक अबाउट कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन एंड कोलाइड एंड सस्पेंशन कि हमने तीनों में कंपेयर करके देख लिया कि आया कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनकी यूनिक है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर है, इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन पर कैसा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, टंडल
टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते, फिल्ट्रेशन या प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं या नहीं करते हैं। ये था हमारा चैप्टर अबाउट सॉल्यूशंस, जिसको हमने डिटेल इलेबोरेशन के साथ स्टडी कर लिया है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के लास्ट ऑफ द टॉपिक में अब हम इसका डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस का एक फ्लो डायग्राम के ज़रिए। फ्लो डायग्राम क्यों होती है ज़रूरी? क्योंकि फ्लो डायग्राम में पूरे चैप्टर के व्यूज़ मौजूद होते हैं कि हमने चैप्टर कैसे स्टार्ट किया और कहाँ पे हमारे चैप्टर की एंडिंग हुई। उसी से हम फ्लो डायग्राम, सॉल्यूशंस, चैप्टर नेम, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, एक्वा सॉल्यूशन, aqueous solutions to solute, सॉल्वेंट के सॉल्यूशन स्टडी किया हमने। ये होमोजेनियस मिक्सचर है, एक्वस सॉल्यूशन स्टडी किया। ये एक एलैबोरेशन है रिपीटिशन के साथ कि हमने फ्लो डायग्राम में जो चैप्टर नंबर 6 किया था, अब हम उसका रिव्यू देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हमने स्टडी किया कि जिसमें हम वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि सॉल्यूट क्या है? ऐसा पार्टिकल, ये सब्सटेंस जो स्मॉलर क्वांटिटी में मौजूद हो, उसको हमने सॉल्यूट कहा। और सॉल्वेंट क्या है? ऐसा पार्टिकल या ऐसा सब्सटेंस जो लार्जर क्वांटिटी में मौजूद हो। लिहाजा लार्जर क्वांटिटी में मौजूद होने के लिए इसलिए हम उसको कहते हैं सॉल्वेंट। फिर हम कहते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्सअप टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, कि दोनों मिक्सअप करते हैं ताकि ये एक सॉल्यूशन फॉर्म कर सके। इनसे फिर होगा एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट फिर हमने इसमें एक्वा सॉल्यूशन से ही डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, कि हमने दो बातें देखी कि सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। डिल्यूट भी हो सकते हैं और कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं। कि डिल्यूट ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने बिल्कुल लेस रखी है, और लिहाजा कंसंट्रेटेड ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर होगी। लिहाजा ये दो टाइप्स थे। इन दो टाइप्स के बाद हमने सॉल्यूशंस को फर्दर 3 टाइप्स में डिस्कस किया। डिस्कशन हमारी हुई थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि 3 सॉल्यूशंस हमने क्रिएट किए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने किसका किया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी किया। फ्लो डायग्राम को एरो से ही डिनोट किया जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने सैचुरेटेड में ये कहा कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, ये इन पे टेम्परेचर का कोई गालबन इफेक्ट नहीं होता। इन्होंने अपनी सॉल्युबिलिटी जो टेक अवे करनी है वो उतने सॉल्यूट्स इसमें सॉल्युबल होंगे जितनी सॉल्युबिलिटी की पावर होगी। जितनी सॉल्युबिलिटी की पावर होगी या क्वांटिटी होगी, उससे लिहाज से सॉल्युबिलिटी अकर करेगी। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन lesser amount of solute, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कि लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वजह से हम क्या इसको स्टडी करेंगे कि ये लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि यहाँ सॉल्यूट की जो मिकदार है वो बहुत कम है। कैसे लिहाज से? अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिहाज से, कि हमने अगर सॉल्यूशन को सैचुरेट करना है तो फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम इंक्रीज़ करेंगे। जो ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज़ होगी तो वो फिर दोबारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो इफेक्ट होगा वो टेम्परेचर का होगा। इसी तरह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के लिहाज से सॉल्युबिलिटी होगी। जब टेम्परेचर के लिहाज से सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्यूशन पहले अनसैचुरेशन में, अनसैचुरेशन के बाद वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? कि अगर हमने मज़ीद सॉल्यूट ऐड की है
उस मज़ीद सल्यूट को ऐड करने के बाद अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्विंग के बाद हम जो टेम्परेचर हमने दिया था कि सल्यूट जो मज़ीद डिज़ोल्व होंगी, जब हम क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना में जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि क्रिस्टलाइजेशन के फिनोमेना में गए हैं तो फिर दोबारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो किस लिहाज से कि जो सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर के ऊपर इफ़ेक्ट था वो क्रिस्टलाइजेशन पे गया। उसी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किया है उस पर जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, उसी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर से हमने क्रिस्टलाइजेशन का इफ़ेक्ट किया कि क्रिस्टलाइजेशन उस सॉल्यूट पार्टिकल्स की होगी जिनमें हमने टेम्परेचर देकर सॉल्युबिलिटी करवाई थी। जिनमें हमने टेम्परेचर देकर सॉल्युबिलिटी करवाई थी उनमें जो सॉल्यूट बाकी रह जाएगी वो सारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया वो कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने किया। कंसंट्रेशंस के नेक्स्ट परसेंटेज कि आया हमने देखी कि कितनी सल्यूट की परसेंटेज मौजूद है। जितनी सल्यूट की परसेंटेज मौजूद थी, परसेंटेज आगे हमने नेक्स्ट 4 स्टेप्स में परसेंटेज डिनोट की। नेक्स्ट 4 स्टेप्स, मास ऑफ सल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, कि दोनों मास ऑफ ग्राम्स में मौजूद हैं, दोनों मैसेज में मौजूद हैं। जो ही दोनों मैसेज में मौजूद हैं, एक हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम में मौजूद है कि मास ओवर वॉल्यूम मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास होगा वो वॉल्यूम ओवर मास होगा। मास ओवर वॉल्यूम में हमने देखा कि सल्यूट हमारे पास मास में मौजूद है, यानी ग्राम्स में मौजूद है, लेकिन वॉल्यूम किस में हमारे पास मौजूद है, वो सेंटीमीटर क्यूब में। वो क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हमने वॉल्यूम में डिस्क्राइब किया। उसी डिस्क्रिप्शन के बाद हमने वॉल्यूम ओवर मास स्टडी किया। वॉल्यूम ऑफ मास स्टडी करने में हमने ये इसका चेकआउट किया कि जो सल्यूट मौजूद है वो सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद है और जो मास मौजूद है वो ग्राम्स में मौजूद है। इन द लास्ट वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम किया कि वॉल्यूम अगर सल्यूट का सेंटीमीटर क्यूब में मौजूद है, इसी तरह जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही मौजूद है। लिहाजा ये जो चार थे ये पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन में प्रेपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन में हमने फिर इसकी मोलैरिटी डिस्कस की कि मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, कि हमने 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व करनी है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, कि अगर हमने उसका मोलर मैस आइडेंटिफाई कर लिया है कि मोलैरिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है मोलर मैस पे। जितना ज़्यादा मोलर मैस होगा उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उससे हम कह सकते हैं 0.2 मोलर इज़ more concentrated than 0.1 मोलर। कि 0.2 मोलर ज़्यादा कंसनट्रेटेड क्यों है, क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेटेड होने की वजह से क्या है कि जो 1 मोलर का कंसंट्रेशन थी उसमें जो सल्यूट की मिकदार है वो ज़्यादा है। उसी ज़्यादा सल्यूट की मिकदार की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट वी हैव स्टडी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर 100 ग्राम, कि 100 ग्राम में हमने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सल्यूट के वो डिजॉल्व किए। इसका डिपेंडेंस थी लाइक डिजॉल्व लाइक, कि लाइक डिजॉल्व लाइक हमने स्टडी किया। लाइक डिजॉल्व लाइक में हमने ये स्टडी किया कि जो पोलर हैं वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। लेकिन कुछ ऐसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यानी नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर सब्सटेंसेस जस्ट लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिजॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह हमने नेक्स्ट इसमें स्टडी किया सल्यूट, सॉल्वेंट
इंट्रैक्शन के सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हमने स्टडी की। सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में हमने ये स्टडी किया कि जो सल्यूट मौजूद होती है उसके अंदर 3 किस्म की इंट्रैक्शन होती हैं, सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। कि ये जो तीनों इंट्रैक्शन मौजूद होती हैं, इन तीनों इंट्रैक्शंस की वजह से ही सॉल्युबिलिटी अकर करती है। आया जब सल्यूट सल्यूट मौजूद होगी तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सल्यूट को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेंगे, डिसअपीयर करेंगे, कि जैसे ही उनको ख़त्म करेंगे फिर जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ख़त्म होगी तो सॉल्वेंट क्या होगा, सल्यूट को ख़त्म करने के लिए लाजमी होगा। इसी तरह जब सल्यूट सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन मौजूद होंगी तो सल्यूट सॉल्वेंट क्या करेगा, आपस में मिक्स होकर ये एक सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मौजूद है कि टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होगा, हमने जो इफेक्ट मौजूद है टेम्परेचर में उससे क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। किस लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से। जैसे ही वो टेम्परेचर के लिहाज से इंक्रीज़ करेगी कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो ही हम उनको हीट अप करेंगे, हीट अप करने से उनमें वाइब्रेशनल एनर्जीज पैदा होंगी, और जैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जीज पैदा होंगी तो उन वाइब्रेशनल एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो हाई होगी। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मदद से हम ये कह सकेंगे कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे तो उनमें देखा जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हुए हैं। कैसे, सॉल्वेंट के लिहाज से। उसी सॉल्वेंट के लिहाज से हम उसको देखेंगे कि जो सॉल्यूट है जो पहले डिज़ोल्व नहीं हो रही थी वो दोबारा डिज़ोल्व होगी, और जब वो दोबारा डिज़ोल्व होगी तो इससे ये हम माइनस कर ले सकते हैं कि जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो डिज़ोल्व कर रहा है सॉल्यूट को। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ स्टडी की। तीनों पॉसिबिलिटीज़ में हीट absorbed, heat evolved, no change in heat, कि हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ चेकआउट की। तीनों पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि अगर हीट अब्जॉर्ब हो, यानी कुछ ऐसे सॉल्ट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से क्या होगा कि हीट अब्जॉर्ब होगी। जब वही हीट अब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उसमें सब्सटेंस के जो हीट अब्जॉर्ब करने के बावजूद भी डिज़ोल्व नहीं हो सकेंगे, लिहाजा वो क्या होंगे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर्मेट करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा थर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें हीट इनटू द सिस्टम एंटर होगी। जब हीट इनटू द सिस्टम एंटर होगी तो उसी सिस्टम के लिहाज से हम कहेंगे कि हीट एंटर्ड। लेकिन जब क्या होगी, हीट अवॉल्व होगी, उसका मतलब कि हीट जो हमने मौजूद है वो बाहर दे रहा है कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो ही उनको पानी में डालें वो टेस्ट ट्यूब हॉट कर देंगे, और उसी हॉटनेस टेस्ट ट्यूब की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब हॉट हुई है इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने हीट लूज़ आउट की है। जो ही वो हीट लूज़ आउट करने के बाद क्या होगा कि जो हीट हमने बाय गिवन आउट थी वो टू द सराउंडिंग चली गई, लेकिन हीट अब्जॉर्ब में क्या होगा, सराउंडिंग से हीट इनटू द सिस्टम जाएगी, लेकिन यहाँ सिस्टम से टू द सराउंडिंग जा रहा है। सिस्टम हम उसको बोलते हैं जिसमें जो हमने प्रिपेयर किया है, जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। फिर हमने स्टडी किया नो चेंज इन हीट। नो चेंज इन हीट में हमने स्टडी किया क्या कि हीट का कोई इफेक्ट नहीं होती, ना वो अब्जॉर्ब होती है और ना ही वो इवॉल्व होती है। लास्ट ऑफ द टॉपिक जो हमने स्टडी किया वो था कंपैरिजन ऑफ कोलाइड्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। उनमें हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि जैसे हमने सॉल्यूशन में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, कोलाइड पार्टिकल्स आर लार्ज पार्टिकल्स बट सस्पेंशन पार्टिकल्स आर मोर द बिगेस्ट, कि सस्पेंशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह में हमने उनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये स्टडी की कि जो इनका जो है ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेट होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ है, और स्मॉल साइज़ होने से ही उनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। कंपोजिशन यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के हैं। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह अगर हम हीट इवॉल्विंग की बात की थी उसमें हमने कहा था कि जो पार्टिकल्स मौजूद थे उन्होंने क्या किया, वो
होमोजीनियस नहीं बना सके, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस बनाते हैं। कुछ पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाते थे, जैसे हमने ईट इवॉल्वड में बात की थी, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते थे। जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते थे उनमें कोई चेंज नहीं था हीट का। सेटल डाउन होने के बाद हमने सस्पेंशन पार्टिकल्स में सिरप की एग्जांपल दी कि सिरप के अंदर जब हम लेके आते हैं वो सस्पेंशन होता है, जिसको हम खुद घर में सोल्यूशन बनाते हैं। सस्पेंशन का हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो कि हम उसमें बॉइल्ड वाटर डाल के उसको मिक्सअप करवाते हैं, लेकिन हम यूज़ से पहले उसको शेक इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि उससे जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हुए हैं तो वो क्या होते हैं, दोबारा मिक्स आउट हो जाते हैं। फिर सस्पेंशन से हमने टंडल इफेक्ट स्टडी किया कि टंडल इफेक्ट ऐसे जो पार्टिकल्स रेज ऑफ लाइट को एमिट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन के पार्टिकल्स तो बहुत स्मॉल इनफ हैं, वो रेज ऑफ लाइट को एमिट नहीं कर सकते। लेकिन जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो टंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स बिग हैं, और बिग होने की वजह से वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, बीम ऑफ लाइट को बिखेरते हैं। एक सिंगल रे लाइन आ रही है, उसको बिखेर के हमें 7 कलर्स भी उसमें से नज़र आ सकते हैं। ये था टंडल इफेक्ट, और टंडल इफेक्ट कोलाइड्स की यूनिक प्रॉपर्टी है, एज वी हैव स्टडीड बिफोर। इसी तरह सस्पेंशन जो है वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, उनमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती। लाइट इसलिए पास आउट नहीं हो सकती क्योंकि वो जो है उनकी ब्लॉकेज इसलिए क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ये था हमारा ओवरव्यू एंड अ फ्लो डायग्राम, जिसके नज़रिए हमने पूरे चैप्टर की लास्ट पे जो है वो रिपीटिशन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।